तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया ना? मस्त एकदम बिंदास। तो आज हम लोग क्लास 11th के बच्चों के लिए उनका जो सेट चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4 होगा। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कुछ बचे हुए टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें कि हम लोगों ने नल सेट की स्टडी कर ली थी। नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट भी पढ़ लिया था। नल सेट का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय पढ़ लिया था। सिंगलटन सेट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था एकल समुच्चय क्या होता है, ठीक है। और एक हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता हो, ठीक है। और एक हम लोगों ने पढ़ा था अपरिमित समुच्चय, जिसमें हम लोग अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते। उसी के बाद बचे हुए 2 सेट्स और हम लोग अभी तो कई सेट्स बचे हुए हैं, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी पोर्शन में एक्सरसाइज के हिसाब से, क्योंकि हम लोग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो उसमें 2 सेट्स अभी हम लोग और कवर करेंगे, जिसमें आज होगा एक समुच्चय समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय। और एक बच्चों और होता है समतुल्य समुच्चय। दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समतुल्य समुच्चय, देखिएगा, एक को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट और एक को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक ना। इक्विवेलेंट सेट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो समान समुच्चय और एक क्या है बच्चों, समतुल्य समुच्चय। यदि 2 समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हों कि ए के अवयव और बी के अवयव दोनों में अवयव बराबर हो, मीन्स अगर ए समुच्चय है तुम्हारा 1 2 3 4 और बी समुच्चय तुम्हारा क्या है, बी है तुम्हारा 2 3 4 1, तो आपने देखा कि जो अवयव समुच्चय ए के है, मतलब 1 2 3 4, है ना। और यहां पर क्या है, देखो 1 2 3 4, ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हमने कह दिया कि ए, जो इस कंडीशन में तो कह सकते हैं ना कि जो ए है बराबर किसके है, बी के है। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर हम लोग यहीं पर बात करें कि कोई समुच्चय ए है और इसमें ए बी सी, और कोई समुच्चय बी है इसमें ए बी डी, तो आप देखेंगे कि यहाँ समुच्चय ए में क्या है, ए बी सी, और यहाँ पर क्या है, ए बी डी। तो यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ डी है, यहाँ डी नहीं है, तो अवयव सेम नहीं है। तो इसलिए जो तुम्हारा समुच्चय ए होगा ये डज नॉट इक्वल बी, मतलब समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव दोनों अवयव समान हैं, ठीक है। तो ऐसे समुच्चयों को हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। वहीं पर समतुल्य समुच्चय क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर 2 समुच्चय ए हैं और समुच्चय क्या है, बी है, तो यदि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या समुच्चय बी के अवयवों की संख्या के बराबर हो तो ऐसे समुच्चयों को हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर हमने लिखा ए 1 2 3 और बी बराबर हमने लिखा ए बी सी, तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 अवयव हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने अवयव हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव। मतलब अवयव क्या है, इट्स डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अवयवों की संख्या समान है, इसलिए इस समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्चय। यदि 2 समुच्चय ऐसे हों जिनमें अवयव सेम अवयव का आर्डर आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो उसे हम लोग कहते हैं समान समुच्चय। जबकि यदि अवयवों की संख्या समान हो समुच्चयों में तो उसे हम लोग नाम देते हैं समतुल्य समुच्चय। प्यारे बच्चों, इन दोनों समुच्चयों का डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट पोर्शन लेके आए हैं और पूरे एक एक क्वेश्चन का आपको सही तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हुए आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए जो उनकी एक्सरसाइज है 1.1, उसके जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं। उन सभी में से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, इसमें से कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है।
तो समुच्चय को ठीक तरह से जानने के लिए हमारे क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है उसका लेक्चर नंबर 1 अटेंड करें, जिसमें समुच्चय के बारे में सही से बताया गया है। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समुच्चय के बारे में बता रहा हूँ। समुच्चय का मतलब होता है बच्चों, समुच्चय से अभिप्राय है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, मतलब ऐसा समूह जो व्यक्ति से व्यक्ति में ना बदले। मतलब जैसे पहला प्रश्न है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। कोई व्यक्ति है रामलाल, रामलाल से पूछा जाए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने, तो बताएगा जनवरी, जून, जुलाई। कोई व्यक्ति है श्यामलाल, श्यामलाल से पूछा जाए कि भैया तुम बताओ कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने, तो वो भी वही बताएगा, जनवरी, जून, जुलाई। और अगर कोई व्यक्ति तीसरा हो, उस व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम बताओ कि जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं, तो वो भी बताएगा जनवरी, जून, जुलाई। देखिए व्यक्ति हमने बदल दिए लेकिन समूह हमारा नहीं बदला। इसका अर्थात मतलब है कि ये समुच्चय है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। ये हमारा समुच्चय है। याद रखिएगा बच्चों, ये हमारा समुच्चय है। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। अब देखिए 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। अब जैसे मुझसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, इनसे कोई पूछे कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो हर व्यक्ति की जो जजिंग है, हर व्यक्ति की जज करने की जो इफिशियंसी वो अलग अलग है। किसी को प्रेमचंद अच्छे लगते होंगे तो किसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी अच्छे लगते होंगे, हो सकता है किसी को ये दोनों ना अच्छे लगते हों। तो अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से पूछा जाए कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक बताओ, तो उसने बता दिया प्रेमचंद, उसने बता दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस दूसरे व्यक्ति को भी ये वाले लेखक पसंद हों। मतलब इसमें व्यक्ति बदल देने से संग्रह बदल रहा है। इसका मतलब कि ये समुच्चय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय नहीं है। जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय, इसको भी आप ध्यान से देखें, ये वाला समुच्चय नहीं है। देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं, इन 11 बल्लेबाजों को जरा ध्यान से समझें। मुझसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, किसी और से पूछा जाए, जैसे कहा जाए कि आप अपने पसंदीदा 5 प्लेयरों के नाम बताइए क्रिकेट में, ठीक ना। क्रिकेट में 5 बल्लेबाजों के नाम बताइए, तो हो सकता है आप बताओ विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक, सुरेश रैना इत्यादि इत्यादि। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या जरूरी है क्या कि उसको भी यही समूह पसंद हो जो आप पसंद कर रहे हैं? ये जरूरी नहीं है। मतलब व्यक्ति से व्यक्ति में समूह बदल जाएगा, इसलिए ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। ध्यान से समझें, ये हमारा समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय। अब आपकी कक्षा में जितने बालक हैं वो आप चाहे किसी से पूछिए, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे होंगे वो फिक्स हैं। आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब से पूछा जाएगा तो भी आपकी कक्षा के बच्चों उतने ही बताएंगे। आपके स्कूल के किसी चपरासी से पूछा जाएगा कि आपकी कक्षा में कौन कौन बच्चे हैं, तो उससे कहा जाएगा तो वो भी वही छाड़ देगा। आपके स्कूल के किसी अध्यापक से पूछा जाएगा कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो वो भी वही। मतलब हर बार ग्रुप नहीं बदलेगा। जब ग्रुप ना बदले तो समझ जाना कि ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ठीक। और अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप किसी से भी पूछेंगे तो 1, 2, 3, 4 डॉट कहां तक, 99 तक। आप इंडिया में उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछिए कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो भी वो यही बताएगा। किसी अफ्रीकन आदमी से पूछिए तो भी वो यही बताएगा। क्या ऐसा है क्या कि अफ्रीका चले जाओगे या व्यक्ति बदल दोगे तो नेचुरल नंबर बदल जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। तो ये ग्रुप कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये समुच्चय हमारा है, ये हमारा समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ क्या, तो इसमें उपन्यास जब कलेक्ट करेंगे, टोटल जितने प्रेमचंद ने लिखे हैं, तो चाहे हम कलेक्ट करें
चाहे आप कलेक्ट करें, भाई कुछ तो होंगे ना, 20, 25, 30 कुछ तो उपन्यास लिखे होंगे। जब उनको देखेंगे तो सबका ग्रुप सेम रहेगा। इसका मतलब है कि ये हमारा समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बच्चों समपूर्णांक में कौन आ जाएगा? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये भी हमारा देखिए एक संग्रह है। और समपूर्णांक चाहे कोई हमसे पूछे, आपसे पूछे, किसी और से पूछे तो बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा समपूर्णांकों का जो संग्रह है वो समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समूह, जितने भी प्रश्न इस अध्याय में आए हैं, इस मान लीजिए यही प्रश्न है, तो अगर एनसीईआरटी की बुक किसी को दी जाए, कहा जाए 1.1 के एक्सरसाइज के जरा क्वेश्चन के ग्रुप करो, तो ये उठा के लिख देगा। किसी दूसरे को दो तो भी यही लिख देगा। मतलब आदमी बदल दिया जाए तो ग्रुप ना बदले तो उसे हम समुच्चय कहेंगे। बिल्कुल ये भी समुच्चय है हमारा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब खतरनाक जानवर, भाई किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुमको कौन सा खतरनाक जानवर लगता है, तो मान लो हमसे कहा जाए तो हम बता दें कि यार हमको शेर से बहुत डर लगता है, हमको चीता से बहुत डर लगता है, हमको तेंदुआ से बहुत डर लगता है ना। हो सकता है कुछ लोगों को इनसे कम डर लगता हो सकता है किसी को छिपकली से बहुत डर लगता हो। तो मतलब जब खतरनाक जानवरों की लिस्ट बनाई जाएगी तो हर व्यक्ति की राय अलग अलग होगी, हर व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवरों का समूह अलग अलग होगा, इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं। तो याद रखना, समुच्चय होना और समुच्चय न होने में केवल एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि जिस ग्रुप की बात की जाए उस ग्रुप के लिए अगर व्यक्ति बदल दिया जाए कि ग्रुप कलेक्ट करो, तो ग्रुप कलेक्ट करने के लिए व्यक्ति बदलने पर ग्रुप ना बदले तो समुच्चय है, और अगर व्यक्ति बदलने पर ग्रुप बदल जाए तो वो समुच्चय नहीं है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग। मतलब बिलोंग का मतलब है, ये समझ लीजिए कि बिलोंग से मतलब संबंधित है और इसका मतलब संबंधित नहीं है। देखिए जैसे लिखा है कि ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। कह रहा 5 खाली स्थान ए। तो पहले देखो क्या 5 इस ए में है कि नहीं? तो है, 5 इस ए में है, तो अगर है तो बिलोंग्स टू। ठीक है। कह रहा 8, तो क्या ये 8 जो है 8 क्या ए में है? क्या नहीं है? नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 नहीं है। 4 है तो बिलोंग्स टू। 2 है तो बिलोंग्स टू। और देखिए 10 तो है नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि उपस्थित है, संबंधित है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है उपस्थित नहीं है, संबंधित नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप क्या होता है? पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, जरूर अटेंड करें कि रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर रूप के बारे में बताया गया था कि अगर अवयव को अवयव से कामा के द्वारा अलग करके लिखा जाए। जैसे ये समुच्चय लिखा हुआ है, देखो अवयव लिखे हैं और अवयवों को किसके द्वारा लिखा गया है? कामा के द्वारा अलग करके लिखा गया है। तो इस तरह का फॉर्म रोस्टर फॉर्म होता है। जैसे ए समुच्चय लिखना है, गौर करें क्या कहा गया है कि एक पूर्णांक है और -3 छोटा है बराबर किससे? x से, और छोटा बराबर किससे है? 7 से। मतलब आप देखिए एक संख्या रेखा बना दीजिए, ये क्या है? 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7। देखिए x की वैल्यू -3 से बड़ी है, बराबर है, बराबर चिन्ह लगा है मतलब -3 भी लेना है, तो -3, और -3 से बड़ा कौन है? -2, फिर -1, फिर 0, और फिर कहां तक जाना है? x का मान छोटा है 7 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 के बराबर नहीं का। देखो यहां हमने 3 लिया माइनस का, क्यों? क्योंकि बराबर भी लगा हुआ है ना। तो ये रहा आपका समुच्चय का रोस्टर रूप हो गया। कह रहा x सच दैट x एक संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। b बराबर देखिए संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1 से 1 2 3 4 5। 6 से कम कहा तो 6 से कम लिख लिया गया। कह रहा x सच दैट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है।
अब 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है? 10 से, और कहाँ तक होती है? 99 तक। तो 2 से लेकर के 99 तक में तुमको वो संख्याएं छांटनी है जिनके अंकों का योग, मतलब इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना होता हो? 8 होता हो। तो जैसे तुमने ले लिया 17, क्या ले लिया? 17 में देखो 7 1 8, फिर तुमने ले लिया है 26, 6 2 8, फिर तुमने ले लिया है 35, 35 में 5 3 8, फिर ले लिया है 44, फिर आप 4 4 कितना होगा? 8, फिर आपने ले लिया है 62, 62 में कितना हो गया है? 6 2 8, और उसके बाद 62 के बाद आपने लिया 71, 71 का मतलब 7 1 8, फिर उसके बाद आपने ले लिया 80, 80 8 0, है ना। उसके बाद 80 के बाद फिर कोई डिजिट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद सब संख्या खुद स्वयं ही एक ही अंक 8 से बड़ा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो अंक लिखना है हमको छांट करके, जिनके मतलब वो संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योग कितना था? 8 था। बात करते हैं डी की बात करते हैं। डी से कह रहा एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक हो, 60 को डिवाइड करती हो। सबसे पहले तो 2 हो गई, 2 एक अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक भी है, ठीक है। 3 हो गई, 3 एक अभाज्य संख्या भी है, 60 की भाजक भी है। 5 हो गई, 5 एक अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक भी है। देख रहे हैं ना, अवयवों को कामा के द्वारा अलग करके लिखा जा रहा है, इसी फॉर्म को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और 5 के बाद क्या हुआ? 5 के बाद 60 का भाजक और कौन है? 60 का भाजक और कौन है? तो 5 के बाद देखिए 6 तो 60 का भाजक है, लेकिन वो अभाज्य नहीं है, 7 है नहीं। अगर देखा जाए तो 10 भी भाजक है 60 का, लेकिन वो अभाज्य नहीं है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 2 निकला, 3 निकला और क्या निकला? 5 निकला, कि जो अभाज्य भी है और 60 के क्या है? भाजक भी हैं। और कोई भी अभी ऐसी संख्या नहीं है जो 60 की भाजक भी हो और अभाज्य हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हम सभी जानते हैं कि समुच्चय में सारे एलिमेंट लिखना है, बस किसी का रेपिटेशन नहीं करना, है ना। क्योंकि समुच्चय क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ, क्या बताया गया था डेफिनेशन में, लेक्चर नंबर 1 में, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। देखिए, तो ये हमने लिख लिया टी, फिर लिखा आर, फिर लिखा आई, फिर लिखा जी, फिर लिखा ओ, फिर देखो क्या है? एन, फिर लिखा एन। अब देखिए इसके बाद क्या आ गया है? ओ, ओ तो हो गया एक बार, फिर एम, एम लिख लिया गया, ठीक। और उसके बाद ई, ई भी लिख लिया गया, ठीक। इसके बाद फिर टी, फिर आर, ये हो गए हैं, फिर वाई, ये हमने लिख लिया। तो आप इस तरह देखेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के आपको मिल गया। इसी तरह आपको बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको लिखना है स्वयं से, और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको जो माइंड ब्लोइंग की टीम बहुत जोरों शोर से आप लोगों के लिए काम कर रही है, आप इनकी मेहनत को थोड़ा सा ध्यान दें। प्लीज चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो तभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।